हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी इंट्रोड्यूस कंडक्टेंस टू यू पीपल। आप लोगों को मैंने समझाया कंडक्टेंस हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, बहुत सारी न्यू टर्म्स आपने समझी कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, इनकी यूनिट्स क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को एक्चुअली में इमेजिन कैसे करते हैं। हमने साथ साथ ये भी देखा कि कोरलॉश लॉ क्या होता है, और उससे पहले हमने ये देखा था कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों पर, राइट। सी हम जो ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए, राइट। चलिए, हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट लॉ करा था वो था कोरलॉश लॉ। रिकॉल कर लेते हैं कि कोरलॉश लॉ हमने क्यों यूज किया, व्हाई, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दैट। प्रॉब्लम ये थी कि मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकती थी, जबकि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मैं ग्राफ से नोट कर सकती हूँ। नाउ द नेक्स्ट चीज इज कि अगर हम लोग बात करें कोरलॉश लॉ को एक बार रिकॉल कर लें, तो हमने इसमें जो मेजरली समझा था कि आपको जो चाहिए वो चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेटा वो केटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। कोरलॉश लॉ हमें ये कहता है कि हर केटायन और हर एनायन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, वो कौन से सोर्स से आ रहा है मुझे उसका मतलब नहीं है, अगर वो एक कैटायन और एक एनायन हमेशा एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देता है अपना मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, और हर कैटायन और एनायन का जो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है उसे हम लोग उसकी आयनिक कंडक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड लूँ तो वो हो जाएगा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस। ये एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि मैं ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लूँगी। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया सोडियम एसीटेट, फिर मैंने एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने NaCl, एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने HCl। इन सब की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन मुझे ग्राफ से पता होगी, और इन सब पे भी अगर मैं कोरलॉश लॉ लगाऊं तो इनके अंदर जो आयंस है दे विल बी they all will be making a specific amount of contribution to the specific conductivity at infinite dilution। तो इस तरीके से हम सबकी आयनिक कंडक्टिविटीज को नोट कर सकते हैं। राइट नाउ ये वाली आयनिक कंडक्टिविटी जो एसीटेट की है और जो ये वाली आयनिक कंडक्टिविटी है ये सेम होगी। व्हाई? बिकॉज हर आयन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इट्स सोर्स। वो इससे आ रहे हैं इससे आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, आयनिक कंडक्टिविटी है उसका कंट्रीब्यूशन मोलर कंडक्टिविटी में सेम रहेगा। तो इसका मतलब यही वाला एक्चुअली ये है, और ये H प्लस जो है वो ये है, और ये सारी वैल्यूज मेरे पास प्रेजेंट होंगी बिकॉज इन सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मैं ग्राफ से जो है मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू रीअरेंज दिस इक्वेशंस एंड आई कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, राइट। फॉर दैट व्हाट वी डिड वाज कि अगर सपोज ये x साइमन स्क्वायर पर मोल इनवर्स है, ये y साइमन स्क्वायर पर मोल इनवर्स है, और ये है z साइमन स्क्वायर पर मोल इनवर्स, और मुझे ये इक्वेशन चाहिए। सो इफ आई हैव टू ऐड दिस एंड देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, तो इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा x प्लस z माइनस y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Do you understand the point? So that's how we can actually do कोरलॉश लॉ। बट कोरलॉश लॉ को अगर मैं इस एग्जाम्पल से ना लेके मैं एक इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ AXBY तरीके का, बेटा सम इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टाइप AXBY, इस तरीके का मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो इस वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट लिखूँ, लेट्स से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो होगा आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AY प्लस आयंस इनटू X। वाई? बिकॉज जब ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा बेटा तो ये टूटेगा x टाइम्स AY प्लस एंड y टाइम्स BX माइनस, तो
तो इस एक आयन का मोलर कंडक्टिविटी है, बट आपके पास कितने आयन्स है, x, तो x से मैंने उसे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली y इंटू मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर Bx माइनस। लाइक इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। मतलब इन जनरल मैं बोल सकती हूँ, मैं जो भी आयनिक कंडक्टिविटी है इनटू नंबर ऑफ आयन्स से अगर मल्टीप्लाई करूंगी और सारे आयन्स के लिए ऐसे करूंगी और ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? राइट। चलिए जरा सोचो, अगर मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी ना लिखकर बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन लिखना हो, तो मैं क्या करूंगी, ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए एक बात सोचिए, आपको ये पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को हम लोग मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है मोलर कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर, हाँ है ना, यही होता है मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी ये उल्टा हो गया, मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर हुआ ये, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर होता है, राइट। तो हर मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिप्लेस करूँ तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनटू इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से अगर मुझे रिप्लेस करना है, तो मुझे इसका एन फैक्टर से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर होता है उसके ऊपर नेट क्या चार्जेस अवेलेबल है ना। फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे मेरे पास एक सॉल्ट है K2SO4, मैंने एग्जाम्पल दिया, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग है उससे फर्क नहीं पड़ता, इस इक्वेशन से मतलब है मुझे। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, नेट केटाइनिक और नेट एनाइनिक चार्ज विच इज +2 -2, मतलब इसका एन फैक्टर 2 हुआ। तो आपको अगर AX/BY का केटाइनिक और एनाइनिक चार्ज चेक करना है, तो इस केस के लिए आपको इस आयंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जैसे A के ऊपर Y+ है और कितने A हैं, X। सिमिलरली B के ऊपर X- और कितने B है, Y, मतलब टोटल केटाइनिक और एनाइनिक चार्ज अगर मैं देखूं तो वो XY हो गया, है ना। तो इसका अगर मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिप्लेस करूं तो इनटू n फैक्टर ऑफ AX/BY लिखूंगी। सिमिलरली X इंटू इसकी मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिप्लेस करूं तो मैं इनटू इसका एन फैक्टर लिखूंगी AY+ का, प्लस y इंटू इसकी मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिप्लेस करूं तो मैं लिखूंगी इनटू एन फैक्टर Bx-। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आता है एन फैक्टर्स निकालना। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, XY। y अब यहां से देख लीजिए, आयन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस पर कितने आयन्स है, X, तो X इंटू वाई केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसके लिए XY टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया। तो मतलब इसका एन फैक्टर हो गया X इंटू वाई। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AX/BY इज एक्चुअली इंटू एन फैक्टर मेरा क्या है, XY, ठीक है, इज इक्वल्स टू X इंटू, बेटी एन फैक्टर AY+ का क्या होगा, ये आयन है ना, और आयन का एन फैक्टर उसका चार्ज होता है, तो इसका एन फैक्टर क्या है, Y। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AY+ इंटू इसका एन फैक्टर जो है Y, प्लस Y इसका एन फैक्टर X हो जाएगा। तो देखिए XY तो XY सब जगह से कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AX/BY जो है वो मेरा मिलकर आया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AY+ प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Bx-। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब इस AX/BY का मोलर कंडक्टिविटी के बेसिस पे लिखा था तो नंबर ऑफ आयन्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन वहीं पे जब मैं इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखूंगी तो मैं सिंपल आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐड कर रही हूँ, नो मैटर कि मेरे आयन्स कौन से प्रेजेंट है। बात क्लियर हुई? ऐसा क्यों? क्योंकि कोरलॉश लॉ ने तो हमें सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी लिखना सिखाया है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको कोरलॉश लॉ के थ्रू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना होगा तो उसकी मोलर कंडक्टिविटीज को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बदलने के लिए आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर करके ही करना पड़ेगा। मतलब दिस इज नॉट समथिंग टू रट्टाफाई, दिस इज समथिंग टू डिराइव। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये चीजें आपने कोरलॉश लॉ में जो है समझ ली। आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोरलॉश लॉ। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती है कोरलॉश लॉ के हमारे पास। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो आप लोगों ने कर ही ली है, इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ
in calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. ये तो आपने देख ही लिया. This particular application is done. Second जो सबसे important application है कि degree of dissociation of weak electrolyte भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो अल्फा को हम लोग डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन. काफी इंपॉर्टेंट है. मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन. Now molar conductivity at any concentration would be given to you in the question. नहीं तो आप इसे निकाल सकते हो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन वाला कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन करके, कीपिंग इन माइंड कि कापा का यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो. ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी का भी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो. तो आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, और इनफिनाइट डाइल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग कोरलॉश लॉ. जब इन दोनों का अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. बात क्लियर हुई यहाँ पे? तो आफ्टर सेकेंड एप्लीकेशन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एप्लीकेशन. एक चीज और समझी बेटा, अगर इस केस में मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन होगी, मतलब मेरा जो सोल्यूशन है वो इनफिनाइट डाइल्यूटेड हो रहा है. इस केस में अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब मेरा कितना भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट करेगा अगर आपका सोल्यूशन क्या है, इनफिनाइट डाइल्यूटेड. इस वजह से जब मैं बात करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो मैं बोलती हूँ सोल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ गया. क्यों बोलते हैं? नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए. तो आप समझ नंबर ऑफ आयंस क्यों बढ़ गए? क्योंकि जब सोल्यूशन जो है डाइल्यूशन की तरफ जाता है, इनफिनाइट डाइल्यूशन की तरफ टेंड करता है, तो अल्फा बिकम क्लोजर टू 1, और अल्फा गेटिंग क्लोजर टू 1 मींस the reaction is moving in the forward direction. Forward direction means conductance will increase. Do you understand the point? Conductance बढ़ेगा, conductivity घटेगी, molar conductance and molar conductivity, equivalent conductivity दोनों ही increase होंगे. यहाँ तक clear है? चलिए, let's talk about the third application. Third application is in the calculation of KSP values. अब कैलकुलेशन ऑफ KSP में क्या है? देखिए KSP आपको पता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिखना होता है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट का. लेट्स से ये इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, तो इसका अगर मुझे KSP लिखना है तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगी? XAY प्लस YB X माइनस. तो अगर मैंने सपोज इसका सॉल्युबिलिटी S लिया तो XS और YS मुझे मिलेगा, और इस हिसाब से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बनेगी AY प्लस रेस टू पावर X एंड BX माइनस रेस टू पावर Y, एंड देन अकॉर्डिंगली हम KSP निकाल सकते हैं. और इनको बेसिकली मैं रिप्लेस कर सकती हूँ XS से. तो ये X और Y तो बेटा चेंजेबल है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या है. तो ओवरऑल जो लॉजिक है वो ये है कि आपको निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी के लिए लॉजिक क्या है कि अगर मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं कापा इंटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन, यही लिखते हैं, है ना. इसमें अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन करूं, मैं इसे कर दूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, देन दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय सॉल्युबिलिटी इन केस यू हैव अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ बताइए जरा मुझे. बेसिक कंडीशन जो है वो ये है कि आपके पास फॉर्मूला तो ये है मोलर कंडक्टिविटी निकालने का, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब वो बहुत ही कम अमाउंट से क्या होता है, मेरा डिसॉल्व होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. तो जब भी मैं उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूंगी तो मैं हमेशा उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की बात करूंगी कि मैक्सिमम ये इतना ही डिसॉल्व हो सकता है. और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीक है वो मैक्सिमम डिसॉल्व होता है जब सोल्यूशन इनफिनाइट डाइल्यूटेड होता है ना. अभी हमने देखा कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 की तरफ पहुंच जाता है, या मैक्सिमम वो उतना टूट जाता है
जब वो इन्फिनाइट डाइल्यूटेड होता है। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ लगा दिया, बस फर्क इतना है कि ये आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए करेंगे या आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते हैं। हो सकता है वो सॉल्ट ना हो, है ना, मतलब ये दिस इज फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट बट दिस इज ओनली फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को भी अगर हम इन्फिनाइट डाइल्यूटेड कर दे तो मेरा जो सॉल्ट है वो जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उतना ही हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो हम उसके वहां से क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इन तीनों चीजों से मतलब बेसिकली क्या होगा, कार्लोश लॉ को यूज करके चाहे तो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप जो है, क्योंकि ये तो कार्लोश लॉ से निकालेंगे, आप सॉल्युबिलिटी से फिर केएसपीज भी निकालने को आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीन तरीके की मेजर एप्लीकेशन जो है कार्लोश लॉ की हमें नजर आती है। घबराइए मत, वी विल कम टू द क्वेश्चंस ऑफ कार्लोश लॉ फॉर प्रैक्टिस, बट राइट नाउ लेट्स फर्स्ट वाइंड अप ऑल द टॉपिक्स टुगेदर, फिर कंडक्टेंस के एक ही साथ हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, आफ्टर कार्लोश लॉ लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। हम लोग एक्चुअली में अब ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, स्कूल के लिए अगर बात की जाए तो आपका कंडक्टेंस कार्लोश लॉ पे खत्म हो जाता है, मतलब कार्लोश लॉ इज द लास्ट टॉपिक फॉर द कंडक्टेंस चैप्टर, है ना। बट हमारे लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट, और सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ बेटा वो है ट्रांसपोर्ट नंबर। हम यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर और साथ साथ आयनिक मोबिलिटी, ये दो टर्म्स यहाँ डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स आपको आगे बहुत काम आने वाली है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये टर्म्स काफ़ी काम आती है और एक आधा बार इनसे न्यूमेरिकल भी आ जाता है एंट्रेंस में। सो दिस टॉपिक इज परफेक्टली फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट नंबर। देखिए, ये आप लोग क्लियर है इस फैक्ट से कि हम जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, जिसमें करंट कैरिंग स्पीशीज जो है वो आयंस है ना। यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है इन फॉर्म ऑफ आयंस। तो एक आयन कितनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, या एक आयन कितनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने साथ लेके चलता है, उसको बोला जाता है उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। क्योंकि आयंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कैटायन के मूवमेंट से भी एनायन के मूवमेंट से भी। तो अगर कितने फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैटायन कंडक्ट कर रहा है और कितने फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनायन के साथ एसोसिएटेड है, वो हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर से। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कैटायन के साथ कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, ये कोई भाई वो तो हो नहीं रहा कि मतलब पैसे का मामला तो है नहीं कि इसके पास कितने पैसे और इसके पास कितने पैसे, ये मुझे कितने पैसे देगा वो मुझे कितने पैसे, ये वाली चीज़ नहीं है, ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड ऑब्वियसली इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। भाई मैं कैसे निकाल सकती हूँ कि 1 एम्पियर करंट अगर ड्रॉ हो रहा है तो इसमें से इतना एम्पियर करंट तो ये कैटायन दे रहा है और इतना एम्पियर एनायन दे रहा है। भाई प्रैक्टिकली आई कैन नॉट कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, राइट। इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर जिसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा क्या होता है, दिस बेसिकली गिव्स अस द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which is associated with a cation or an anion. cation और एनायन के साथ कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है एसोसिएट हो रहा है। तो cation के साथ ट्रांसपोर्ट नंबर अगर लिखेंगे cation का तो T+ लिखेंगे, और ये होगा फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड बाय कैटायन बाय टोटल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और करंट एसोसिएटेड बाय कैटायन बाय टोटल इज व्हाट फ्रैक्शन इज, राइट। सिमिलरली एनायन का हो जाएगा करंट एसोसिएटेड बाय एनायन बाय टोटल, राइट। तो ये हो गया मेरा ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का, दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। Do you understand the point? Obviously ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का जो होगा वो क्या होगा बेटा, 1 होगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप ये समझिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, समझिए कैसे। जैसे लेट्स से मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है HCl और एक इलेक्ट्रोलाइट है HNO3, ठीक है। पहले एक सिंपल सा लॉजिक सोचो,
भैया केटायन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, एनायन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। केटायन और एनायन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर कैसे रहे हैं? केटायंस की मूवमेंट में जब केटायंस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रोड से क्या कर लेते हैं, केटायंस है तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, खुद डिपॉजिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में केटायन गया उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो एनायन है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, दे लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है। मतलब एक तरीके से ये एनायन गैस ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ आए और केटायन ने यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ मैं इस सोल्यूशन की बात करूँ तो केटायन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है और एनायन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है, यही हो रहा है। तो कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये चीज डिपेंडेंट है केटायन और एनायन की मूवमेंट के ऊपर, है ना? भाई केटायन और एनायन कितने आराम से मूव कर पा रहे, कितने फ्रीली मूव कर पा रहे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यही तो हमने एक्सप्लेन किया था जब मैं कंडक्टेंस को बोल रही थी डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है, या फिर मैं ये बोल रही थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ज़्यादा कंडक्टेंस शो कर रहा है कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रो। इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं यही चीज़ आ रही थी ना घुस के कि नंबर ऑफ केटायन ज़्यादा है या उनकी स्पीड ज़्यादा है। जैसे हमने इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था, तो इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केटायन और एनायन की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा ना, क्योंकि वो अपने पास से मूव ऑन नहीं हो पाएंगे तो आगे जाने में उन्हें तकलीफ होगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कंडक्टेंस इज कनेक्टेड टू ट्रांसपोर्ट नंबर बिकॉज कंडक्टेंस इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, और कितनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है केटायन के थ्रू या एनायन के थ्रू, यही व्हाट इज कंडक्टेंस इज। मतलब ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज केटायन और एनायन के मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है। अब एक बात बताओ, सपोज रेस लगानी है हम लोगों को, एक डेडलाइन पे पहुंचना है, ठीक है, एक मैं हूँ, एक बहुत ही स्किनी सा बच्चा है और एक बहुत ही मोटा सा कोई पर्सन है। तो जब हम लोगों को भागना है और हम लोगों के पास लेट्स से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो कौन सबसे तेज भाग पाएगा? ऑब्वियसली जो स्किनी बच्चा है। और कब से सबसे स्लो कौन भागेगा? जो सबसे मोटा बच्चा है या सबसे मोटा आदमी है ना। तभी तो ऐसा ही होता है कि जब हम लोगों को रेस या फिर कोई स्पोर्ट्स में जाना होता है जहाँ पे स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, वी नीड टू लूज वेट, वी नीड टू बी फिट, ऑल दीज थिंग्स। तो इसका मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि कंडक्टेंस एसोसिएटेड है केटायन और एनायन की मूवमेंट से, और मूवमेंट कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है स्पीड से, और स्पीड कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है साइज से। तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टेंस से, और ये सारी की सारी चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी केटायन और एनायन के किसके साथ? साइज के साथ। मोर इज द साइज लेसर वुड बी द कंडक्टेंस, बिकॉज वो पर्सन का स्पीड स्लो हो जाएगा, वो धीरे मूव करेगा, है ना। अब एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पहले भी करा होगा, आयनिक मोबिलिटी भी बाद में डिस्कस करेंगे तो इसलिए हटा रहे हैं। एक आप लोगों ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम जो है करा होगा अपने लोअर क्लासेस में, अगर आपने एस ब्लॉक पी ब्लॉक तमीज से पढ़ा है तो वहाँ पे हम लोग ऐसे आयंस देते हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीडियम आयंस एंड सीजियम आयंस, एंड वी आस्क देम कि इनमें से सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी है या सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी है, इसका ऑर्डर बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें सेम ही तो हैं, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, सारी चीजें बराबर ही हैं। तो इन सबका आप ऑर्डर बताइए, व्हाट वुड बी द ऑर्डर। तो ऑब्वियसली इनमें कोई चीज नहीं है देखने लायक एक्सेप्ट देयर साइज, एंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स सेज कि सीजियम का साइज ऑफ कोर्स बड़ा है रुबीडियम से। तो अगर कंडक्टेंस का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस लिथियम की होनी चाहिए, देन सोडियम की होनी चाहिए, पोटेशियम की होनी चाहिए, रुबीडियम की होनी चाहिए एंड सीजियम की होनी चाहिए। यही होना चाहिए कंडक्टेंस का ऑर्डर, है ना। 99% स्टूडेंट सेज दिस एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल ही गलत है। इंस्टेड ऐसा देखा जाता है कि अगर मैं कंडक्टेंस निकालती हूँ आयंस का, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस सीजियम का आता है, देन रुबीडियम का आता है, या पोटेशियम का आता है, फिर सोडियम का आता है, या लिथियम का आता है। दिस इज द ऑर्डर। मतलब जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं जस्ट उससे 100% ऑपोजिट। नाउ दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता, ट्विस्ट सोचो। अब बोलोगे मैडम या तो आप गलत बता रहे हो या तो अभी तक जितनी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है वो गलत है, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि सीजियम का साइज बड़ा होता है लिथियम से, है ना। तो जब ये बात सही है, सीजियम का साइज बड़ा होता है, तो क्या या तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि साइज बड़ा होगा तो कंडक्शन गलत हो, तो गलत है तो है क्या? डियर स्टूडेंट्स, गलत कुछ भी नहीं है।
गलत है देखने का नजरिया। भाई ये जो आप ऑर्डर लिख रहे हो कि हाँ सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है, मैं डिनाई नहीं कर रही इस फैक्ट से, साइज सबसे बड़ा सीजियम का ही होता है, लेकिन गैसियस फेज में, गैसियस फेज में सीजियम का साइज बड़ा होता है। मतलब हम जो ये एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे होते हैं बच्चे, सारे एटॉमिक रेडियाई गैसियस फेज में कैलकुलेट करे जाते हैं। बट क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को गैस में फ्लो करवा रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है सोल्यूशन में। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज मिस्ड आउट है वो ये है कि जो साइज आपको लिखना है ये हाइड्रेटेड आयंस का साइज लिखना है। हाइड्रेटेड आयन मतलब सोल्यूशन फेज में आयन का साइज क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ घुसेगा, और हाइड्रेशन एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जितना छोटा साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा। तो क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो लिथियम को ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, सीजियम का साइज काफ़ी बड़ा है तो उसे कम वाटर मॉलिक्यूल्स जो है घेरेंगे। ये वाली बात आपको समझनी है। तो इसको और क्लियरली समझाने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक बिल्कुल खली टाइप बंदा आपने रख दिया और उसको हमें घेरना है, तो कितने भी लोग उसे घेर ले वो दिख ही जाएगा। आप कितने भी सारे लोग हो जाओ उसको इतना इफेक्टिवली नहीं घेर पाओगे क्योंकि वो इटसेल्फ बहुत बड़ा है। बट वहीं पे मुझे घेरना हो, मेरी हाइट इतनी छोटी सी है, तो कोई भी अगर 4-5 फुट के बंदे मेरे आसपास खड़े हो जाएंगे मैं एकदम विजिबल नहीं होंगी, है ना? क्यों? क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो उस हिसाब से मेरे को घेरना क्या है, कंपैरेटिवली बहुत इजी है। बच्चे को घेरना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। तो जब आप सोल्यूशन में बात कर रहे हो तो आपको हाइड्रेटेड आयन का साइज देखना होता है। तो लिथियम क्योंकि खुद छोटा है बट हाइड्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसे घेर रखे होंगे। और अब आप जो साइज देख रहे हो वो लिथियम प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स का देख रहे हो, और वो हाइड्रेटेड साइज लिथियम का जो है सबसे ज़्यादा बनता है। इस वजह से साइज सबसे ज़्यादा, बिकॉज हाइड्रेटेड साइज इज मैक्सिमम, और इसका हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, मिनिमम। तो ये तो आप एक चीज़ याद रख ही लीजिए। तो यहाँ पर भी जब मैं ट्रांसपोर्ट नंबर में साइज की बात करूँगी तो मैं हाइड्रेटेड साइज की ही बात करूँगी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ऑल राइट, नाउ लेट्स कम हियर। एक चीज और बता रही हूं, इस रूल का एक्सेप्शन में आपको एक चीज बता रही हूं, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। वो क्या है कि इस हिसाब से जिसका, सोचो इस हिसाब से गैसियस फेज में जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब हाइड्रेटेड साइज उसका उतना ही बड़ा होगा, हाँ या ना? वही चीज़ हमने यहाँ देखी। इस रूल का एक्सेप्शन ये है कि कंडक्टेंस या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर आप जो भी बोल रहे हैं इज मैक्सिमम फॉर H प्लस आयन एंड सेकेंड मैक्सिमम फॉर OH माइनस आयंस। हालांकि H प्लस और OH माइनस आयंस का साइज छोटा है लेकिन इनका हाइड्रेटेड साइज भी छोटा ही रहता है। विल कम टू इट द फैक्ट कि ऐसा क्यों होता है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। बट राइट नाउ हम ट्रांसपोर्ट नंबर से स्टिक है तो पहले इसी को समझते हैं। तो ये चीज़ समझ ली, इस रूल का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि H प्लस और OH माइनस के केस में ये वाली लॉजिक जो है फिट नहीं होती। ये कोई और मेटल आयन एक्सेप्ट H प्लस और OH माइनस सब में फिट होता है। नाउ लेट्स कम हियर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ऑब्वियसली कंडक्टेंस का जो साइज है, कंडक्टेंस जो है H प्लस और OH माइनस की क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो H प्लस और Cl माइनस यहाँ है, H प्लस और नाइट्रेट आयन यहाँ है। तो H प्लस के साथ लेट्स से फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले 0.8 एसोसिएटेड थी, Cl के साथ तो बची हुई कितनी होगी, 0.2, ठीक। बट अब ऐसा नहीं कि हमेशा H प्लस का जो फ्रैक्शन है वो 0.8 ही होगा, मतलब ये फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, चेंज हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा है कि H प्लस अब किसके साथ जुड़ा है। अब मैंने एग्जाम्पल ले लिया लेट्स से, क्योंकि नाइट्रेट एक बड़ा स्पीशीज है। बड़ा क्यों? क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, पॉलीएटॉमिक, ये डायटॉमिक। लेट्स से मैंने कहा ये बड़ा सा है स्पीशीज और इसका जो है ये 0.1 हो गया। लेट्स से एज्यूम कर रही हूँ, कोई परफेक्ट वैल्यूज नहीं दे रही आपको। लेट्स से ये 0.1 हो गया तो ये वाली चीज़ 0.9 नहीं हो गई। मतलब H प्लस के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हो रही है वो फिक्स नहीं है, मतलब H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर फिक्स नहीं है। सिमिलरली Cl का भी फिक्स नहीं है। लेट्स से अब NaCl के साथ Cl लग गया और NaCl जो है लेट्स से फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0. लेट्स से इसकी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेरी 0.7,
तो इसकी कितनी हो जाएगी 0.3, तो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है चेंज हो सकती हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो समझिए कि ट्रांसपोर्ट नंबर बेटा कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कैटायन के कौन सा एनायन के साथ जुड़ा है, उसके हिसाब से इनका ट्रांसपोर्ट नंबर जो है चेंज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट नंबर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को ही बताता है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ही बताता है, और ये जो है साइज से इनवर्सली रिलेटेड होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स कम टू दिस एक्सेप्शन टू द फैक्ट कि क्यों ट्रांसपोर्ट नंबर या कंडक्टेंस H प्लस और OH माइनस की, H प्लस की मैक्सिमम, OH माइनस की सेकेंड मैक्सिमम होती है। इसके ऊपर आ जाते हैं। ये चीज बेटा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ग्रोथस मैकेनिज्म से। दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन व्हाई H प्लस एंड OH माइनस आयंस शोज मैक्सिमम कंडक्टेंस। इनकी कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा क्यों होती है, ये हम लोगों को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। नाउ एक्चुअली में H प्लस और OH माइनस, भाई सीधी सी बात है, अगर वाटर मैं मीडियम ले रही हूँ तो H प्लस और OH माइनस अपने आप तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि वाटर H प्लस और OH माइनस में टूटता नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है ना। तो और अगर आप एसिड की बात करो तो आप एसिड डालोगे तो वो H प्लस जरूर देगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जरा सुनते चलिए। क्या मैं यहाँ एक सिस्टम ऑफ वाटर ले रही हूँ, पहले हम बना लेते हैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे आराम से। राइट तो ये मेरा सिस्टम ऑफ वाटर है। इसमें आप देख सकते हैं हर एक रो में एक हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है H3O प्लस। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊं बेटा क्या, कि H प्लस कभी भी ना सिस्टम में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। H प्लस कैन नेवर एग्जिस्ट इन अ सिस्टम। H प्लस ऑलवेज एग्जिस्ट लाइक H3O प्लस इवन इफ यू ऐड HCl टू इट। भाई हम लिखते तो वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोग ऐसे लिखते हैं HCl टूटेगा ऐसे ऐसे, पर ये आप जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कन्वीनियंस, बट प्रैक्टिकली मैं देखूँ ना तो ये गलत है। हालांकि मैं भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगी बट ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि HCl कोई गैस नहीं है, HCl पानी में है। तो HCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये रिएक्शन ऐसे होगा, H3O प्लस बनेगा, Cl माइनस इसका बच जाएगा और ये रिएक्शन होगी। मतलब H प्लस इज नॉट एग्जिस्टिंग अलोन, H प्लस इज एग्जिस्टिंग है H3O प्लस। ये एक्चुअली रिएक्शन सही होती है, लेकिन हर जगह पीएच में माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन लिखना वो थोड़ा सा बड़ा वर्क हो जाता है, और हर जगह वाटर को घुसाना एक बड़ा वर्क हो जाता है। इस वजह से हम हमेशा H प्लस लिख देते हैं। एसिटिक एसिड के साथ भी सेम होता है, मतलब कहीं पे भी जहाँ आप H प्लस लिख रहे हो ना वहाँ H प्लस नहीं होता, वहाँ H3O प्लस ही होता है। तो लेट्स से आपने H प्लस को जब पानी में डिसॉल्व किया होगा या किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व किया होगा तो वो पानी में जाके H प्लस नहीं दे रहा होगा, वो पानी में जाके H3O प्लस बना रहा होगा। तो यहाँ पर एसिड होगा, क्योंकि H प्लस की मेरे को बात करनी है, तो वो H प्लस आप देख रहे हैं हर रो में कोई ना कोई H प्लस प्रेजेंट है, वो H प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आसपास है ना, तो ये H प्लस का पोजीशन फिक्स नहीं होता। ये H प्लस फिर यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। सिमिलरली ये H प्लस यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ, ये भी आगे जो है आगे की तरफ जंप कर सकता है। ऐसा ये मैंने क्या समझा, ये क्या हुआ, सुनते चलो जरा ध्यान से। ये बना हुआ हाइड्रोनियम आयन, इस O के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये है वाटर यहाँ इसके नियर बाय में प्रेजेंट है। ये कहेगा ऑक्सीजन कैन नॉट कीप अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस ऑक्सीजन के ओके फाइन गिव मी H प्लस, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल टेक अप H प्लस, और जब ये H प्लस ले लेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, इसके साथ सेम प्रॉब्लम होगी, वो आगे वाले की मदद मांगेगा और ये आगे वाला लेगा, और H प्लस आयंस अनइंटेंशनली अपने आप सोल्यूशन में मूव कर रहा है, और मेरी कंडक्टेंस मूवमेंट से रिलेटेड है। जितना ज्यादा, भाई साइज को भी मैं मूवमेंट से रिलेट कर रही थी ना, कि तेज भागना स्लो भागना, समझ रहे हो सकता है कोई बच्चा बहुत ही पतला हो पर भागना ही नहीं चाह रहा, तो क्या करेंगे, तो कंडक्टेंस देगा नहीं।
तो ये सारी चीजें रिलेटेड है। एक्चुअली में इन सारी चीजों का जो जड़ है वो है आयंस की मूवमेंट, और यहाँ पे हमें मूव करवाना नहीं पड़ रहा, वो अनइंटेंशनली मूव कर रहा है। सिस्टम में H प्लस आयंस का पोजीशन फिक्स ही नहीं हो पा रहा कि ये वाटर के ऊपर H प्लस है। इट इज रोटेटिंग from this to this, from this to this, this to this, this to this, because there are so many water molecules and unintentionally उसके अंदर एक स्पीड है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए nevertheless उसका साइज क्या है, उसके अंदर इनहेरेंट मोबिलिटी है, एंड दैट इज वाई H प्लस हैज मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट नंबर, या फिर मैं बोलूँ मैक्सिमम मोबिलिटी। और इसी मोबिलिटी को हम आयनिक मोबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि आयंस की मूवमेंट हो रही है। इट शोज मैक्सिमम कंडक्टेंस वैल्यू। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। आप सोचिए वाटर OH माइनस के साथ क्या हो रहा है, OH माइनस के साथ भी सेम खेल हो रहा है। OH माइनस पानी में कब एग्जिस्ट करेगा? जब पानी में कोई बेस आएगा, तो बेस ने OH माइनस दिया और यहाँ सब आसपास वाटर प्रेजेंट है। Like this. Now this OH minus is having the negative charge. Charge is a burden, will going to take up this H plus, और eventually ये OH minus बन जाएगा। फिर ये OH minus यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सेम चीज़ यहाँ होती रहेगी। तो OH माइनस में भी सेम कारण से OH माइनस जो है वाटर में अपने आप को मूव करता रहेगा, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यहाँ तक बात समझ आ गई? और ये जो H प्लस और OH माइनस की हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसी मैकेनिज्म को ग्रोथस ने जो है डिड्यूस किया था, इसे ग्रोथस मैकेनिज्म बोलते हैं। और यहाँ से भी हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि OH माइनस का भी जो है आफ्टर H प्लस ऑफ कोर्स जो है मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट नंबर मोबिलिटी होगा। तो H प्लस से कम क्यों होगा? ऑब्वियसली H इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। H प्लस सबसे छोटा एलिमेंट है, और H प्लस वैसे भी सिर्फ पानी में एग्जिस्ट करता है, हवा में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका छोटा साइज ऑलरेडी हाइड्रेटेड फॉर्म का ही है। तो H प्लस इज द एक्सट्रीमली स्मॉल स्पीशीज विच कैन एग्जिस्ट। तो H प्लस से एक तो साइज भी फेवर कर रहा है और वो खुद ही मूव कर रहा है, तो इस वजह से H प्लस जो है हमारा सबसे मैक्सिमम होगा, सेकेंड मैक्सिमम OH माइनस होगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बट इन दोनों को कोई बीट नहीं कर पाएगा, ये दोनों होते ही सबसे ज्यादा है। इनकी कंडक्टेंस, दोनों की मोबिलिटी, दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर जो है हमेशा मैक्सिमम ही होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो आपको एक फेयर आइडिया मिल गया कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, राइट? आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, हालांकि आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट समझते हैं है क्या। लेट्स टॉक अबाउट आयनिक मोबिलिटी। देखिए, आयनिक मोबिलिटी वैसे लेमैन लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा है, मोबिलिटी ऑफ आयन। एक आयन की मूवमेंट करने की टेंडेंसी होती है, आयन की मोबिलिटी होती है मूवमेंट करने की टेंडेंसी। ना ऑब्वियसली किसी भी आयन की जो मोबिलिटी है वो ज्ञान उसके ट्रांसपोर्ट नंबर, उसके साइज, उसका कंडक्टेंस, इन सारी चीज़ों से क्या होगी, रिलेटेड होगी। बट अगर मैं एक ऑफिशियल डेफिनेशन अगर आपको आयनिक मोबिलिटी की लिखाऊं, तो ये बेसिकली ये होगा कि मोबिलिटी ऑफ आयन इन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट में मोबिलिटी ऑफ आयन जो होती है उसको हम लोग आयनिक मोबिलिटी के टर्म्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो मैं पहले लिख देती हूँ मोबिलिटी ऑफ आयन पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज एक्चुअली आयनिक मोबिलिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? लेट्स से आपने यहाँ एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल V है, एंड दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स विच आर प्रेजेंट हेयर। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस L है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो होगा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ है और वोल्टेज है, तो वोल्टेज पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब दैट इज वोल्टेज पर यूनिट the difference in the length, or you can say the length between the electrodes is potential gradient, right? और ये मोबिलिटी क्या है आयंस की। अब आयनिक मोबिलिटी को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा U प्लस। तो U प्लस मतलब केटायन की आयनिक मोबिलिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट है। एनायन की आयनिक मोबिलिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ एनायन पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन।
This is ionic mobility of anion. Right? And again, ionic mobility is of course associated with the hydrated size. More is the size, lesser would be the ionic mobility. बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं. अब having learned all this, एक एक्सप्रेशन अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर और आयनिक मोबिलिटी में लिखना चाहें तो वो क्या हो सकता है. देखिए ये सारी चीज़ आपको समझ आएगी कि आयनिक मोबिलिटी बेसिकली मोबिलिटी या फिर बोलो स्पीड है किसी भी कैटायन और एनायन की, और जितनी ज़्यादा कैटायन एनायन की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उनका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, है ना. तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का आप डिफाइन कर रहे हैं कि वो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्ड बाय कैटायन है, और ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का वो है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्ड बाय एनायन, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयनिक मोबिलिटी के, बिकॉज आयनिक मोबिलिटी मेरी स्पीड है आयंस की, और जितनी ज़्यादा आयंस की स्पीड होगी सोल्यूशन में उतना ज़्यादा वो कंडक्टेंस शो करने वाले हैं ना. तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है कैटायन का वो हो गया आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय कैटायन प्लस एनायन, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और इसको इस तरीके से भी जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन जो है उसका फ्रैक्शन इज द ट्रांसपोर्ट नंबर. ठीक, तो ये एक्सप्रेशंस भी इक्वली वैलिड है लाइक दिस, क्योंकि करंट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आयनिक मोबिलिटी. यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं यहाँ कुछ लिखवा रही हूँ जिसको आप जो है याद रखेंगे, आपके एंट्रेंस में के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किसी भी कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी, दिस लैम्डा इज इट्स आयनिक कंडक्टिविटी, किसी भी कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी उस कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, सॉरी उस कैटायन का आयनिक मोबिलिटी इनटू फैराडे होता है. मतलब चार्ज इनटू द स्पीड वुड बी द आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एक तरीके से बोल लो ऑफ अ कैटायन. Similarly, molar ionic conductivity of anion would be ionic mobility of anion into 1 Faraday, right? F is Faraday. तो याद रखिए F is 1 Faraday. 96500 कूलम. ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दीज आर द फॉर्मूलाज विच आर इंपॉर्टेंट. अगर यही चीज़ इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे लेंगे तो आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला सिंबल यहाँ ले सकते हैं. आयनिक मोबिलिटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ले कंसीडर कर लीजिएगा, इनटू फैराडेज कर लीजिए, राइट. सो इट्स सेम, डिपेंड कर रहा है कि आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे. ठीक है. एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने है वो ये है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस लूँ और उसको मैं जो है ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उसकी आयनिक कंडक्टिविटी मिल जाती है. कहने का मतलब ये है कि आयनिक कंडक्टिविटी किसी भी कैटायन की हो सकती है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या किसी भी नेगेटिव आयंस का होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो दीज आर मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर द ट्रांसपोर्ट नंबर्स, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आयनिक कंडक्टिविटीज जो है मुझे मिल सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, राइट. सो ये सारी चीज़ें हमें जो है ट्रांसपोर्ट नंबर और आयनिक मोबिलिटी में स्टडी करनी है. ठीक है. अब आते हैं फाइनल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेटा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. ये भी प्योरली एंट्रेंस का ही टॉपिक है और एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से माना जाता है. मान लीजिए टाइट्रेशन जो है ना सारी तरीके के एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वैसे अगर मैं टाइट्रेशन रिवाइज करूँ तो 11th से आपने बहुत सारी टाइट्रेशन देखी होंगी. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देखी होंगी आप लोगों ने, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन देखी थी, उसमें आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में रिडॉक्स टाइट्रेशन आप लोगों ने देखी है, आयोडोमेट्रिक देखी है, आयोडीमेट्रिक देखी है आप लोगों ने, जो पढ़नी है बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन. ये सारी टाइट्रेशन एंड देन कंडक्टोमेट्रिक, सारी टाइट्रेशन आपके सिलेबस में बेटा, और ये सारी टाइट्रेशन आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. मैं रिकॉल करा देती हूँ, क्या इन केस आपका कोई भी मिस टाइट्रेशन है याद रखिए वो आपको करना है.
रिकॉल कर लेते हैं कौन सी टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, देन यू हैव योर रिडॉक्स टाइट्रेशंस, आयोडोमेट्रिक, आयोडीमेट्रिक, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, देन यू हैव द पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन एंड देन यू हैव द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में आपको पता ही है कि आपको जो है एंड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, एंड पॉइंट निकालना होता है, कलर चेंज पहचान के आप इंडिकेटर्स डाल के कलर चेंज पहचान के एंड पॉइंट निकाल सकते हो, पीएच चेंज की वजह से आप एंड पॉइंट देख सकते हो, या फिर कंडक्टेंस की चेंज की वजह से भी हम एंड पॉइंट देख सकते हैं। टाइट्रेशन का अगर हम ओवरव्यू लें बेटा, तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आप लोग टाइट्रेशन करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आप कहेंगे मैम ये तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हो, आप जो लैब में करते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करते हो, तब उसमें इंडिकेटर डाल देते हो एंड यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaOH टिल द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर इज प्रेजेंट एंड देन यू नोट आउट दैट वॉल्यूम एंड देन व्हाट यू डू इज you put your law of gram equivalence and then calculate कि concentration क्या है, whatever. But do you think it is the exact way? Of course not. क्योंकि indicators में हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, indicators जो है वो कलर चेंज करते हैं at end point which is a drop extra than your equivalence point. तो आप जब इंडिकेटर डाल के टाइट्रेशन कर रहे हैं, देन कभी भी जो आपकी टाइट्रेशन है उससे जो आप रिजल्ट निकाल रहे हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं आता है। बट इसको एक्यूरेट लाया जाए इसलिए हम पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच चेंज देखते हैं कि पीएच चेंज कहाँ पर आ रहा है। तो दैट इज वन वे विच वी डू इन पीएच मैट्रिक टाइट्रेशंस। पीएच चेंज में एंड पॉइंट हम जो है ना निकाल के इक्विवेलेंस पॉइंट जो है एग्जैक्ट पता कर सकते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर्स, राइट। ऐसे ही पीएच मैट्रिक का एक ऑल्ट्रेशन है हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें मैं इक्विवेलेंस पॉइंट को पता करूंगी by looking at the change in the sharp change in the conductance that has been taken place, right। तो आप जो सारे pH मेट्रिक के केस पढ़ते थे ना कि जब आपने वो टाइट्रेशंस पढ़ी आयनिक इक्विलिब्रियम, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सारी टाइट्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली यू रियलाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं केसेस समझा रही हूँ आपको इसका फंडामेंटल अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं केस 1 लेके एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट द टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन हम जो है कर रहे हैं यूजिंग कंडक्टोमेट्रिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl एंड NaOH की टाइट्रेशन का। NaOH जो है हम ब्यूरेट से जो है ऐड करेंगे और HCl को हम कंडक्टोमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे। मतलब बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक फ्लास्क क्या है, वो कोई नहीं, एक फ्लास्क होता है जिससे मैंने कंडक्टोमीटर को जो है अटैच कर रखा होता है, जो मुझे उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उस आयंस की कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो मुझे बताता रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली HCl के अंदर सबसे ज़्यादा जो करंट फ्लो होगा वो कंडक्टिविटी होगी वो H+ आयंस की वजह से होगी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि H+ आयंस की कंडक्टेंस या ट्रांसपोर्ट नंबर जो भी है वो ग्रोथेस मैकेनिज्म से मैक्सिमम होता है। तो H+ आयंस की कंडक्टिविटी वैल्यू है विच इज ऑफ कोर्स द हाईएस्ट वन। अब हो क्या रहा है, आपके पास HCl है तो मतलब यू हैव होल H+ आयंस, सारे H+ आयंस ही आपके पास प्रेजेंट है। तो मैं कंडक्टेंस जो है यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करती जा रही हूँ धीरे धीरे, और यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी जो है मेजर करती जा रही हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज कि मैम कंडक्टिविटी क्यों मेजर करो, कंडक्टेंस मेजर करो। बेटा कंडक्टिविटी भी तो कंडक्टेंस है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो वही चीज़ है। तो कंडक्टिविटी मेजर करो, या फिर अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो इस कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी बोल देंगे, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल देंगे। इसलिए हम एक कॉमन टर्मोलॉजी में यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंडक्टिविटी की ना। ऑब्वियसली क्योंकि पहले HCl ही प्रेजेंट होगा और H+ आयंस की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तो काफी हायर वैल्यू कंडक्टिविटी की मुझे नजर आ रही होगी, है ना, क्योंकि आई हैव ओनली H+ आयंस इन द सोल्यूशन। बट धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ, NaOH डाल रही हूँ। NaOH ऑब्वियसली मैं लिमिटेड अमाउंट में डालूंगी क्योंकि NaOH तो ऊपर से मैं डाल रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा NaOH डाला, तो जितना भी NaOH HCl में गया उसने पूरे HCl को क्या करा, न्यूट्रलाइज करा। ऑब्वियसली सारा NaOH यूज हो गया क्योंकि NaOH आप कम मात्रा में डाल रहे हो, HCl आपके पास खूब सारा है, तो NaOH तो न्यूट्रलाइज हो गया।
पूरा का पूरा खत्म हो गया और HCl भी जो है काफी अमाउंट में खत्म हो गया, NaOH के साथ रिएक्ट करके वो NaCl बना दिया। और वाटर, देखिए वाटर का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगा बिकॉज वाटर इटसेल्फ डज नॉट गिव एनी आयंस, H+OH- उसका काफी कम होता है। तो कंडक्टेंस शो करने के लिए सोल्यूशन में सिर्फ Na+Cl- आयंस है, प्लस HCl के भी आयंस प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि HCl जो है मेजर अमाउंट में, और नेवरदलेस H+ की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये तो हमने पहले डिस्कस करा है, तो H+ जब तक प्रेजेंट है तब तक H+ की कंडक्टिविटी होनी है, बट वो कंडक्टिविटी इस इनिशियल कंडक्टिविटी से कम होगी। क्यों? क्योंकि अब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। तो जब तक NaOH आप डालते जा रहे हो कंडक्टिविटी घटती जाएगी क्योंकि HCl की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। तो this decrease you are getting, this decrease is because of decrease in the concentration of H+ ions in the solution. And once you have reached to a stage कि आपने enough NaOH डाल दिया कि उसने सारे HCl को न्यूट्रलाइज कर लिया है, तो अब मेरे सोल्यूशन में कोई HCl नहीं है, कोई NaOH नहीं है, सिर्फ NaCl और वाटर है। और NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस शो करेगा, बट उसकी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी HCl की है। तो यहाँ पर हो गया वो स्टेज, ठीक है। अब ज़रा ये वाला जो कंडक्टेंस वैल्यू है ये होगा बिकॉज सारे H+ खत्म हो गए, तो ये कंडक्टेंस NaCl की वजह से, और वो H+ की कंडक्टेंस से काफ़ी कम होगा ऑब्वियसली। नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव क्रॉस दिस पॉइंट, आपका जितना HCl था नलीफाई तो हो ही चुका, बट फिर भी आप NaOH डाले जा रहे हो। तो जब आप NaOH अब डाल दोगे तो NaCl वाटर के साथ साथ सिस्टम में एक्सेस ऑफ NaOH भी आया, और NaOH मतलब क्या आ गया सिस्टम में OH-, और OH- की सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कंडक्टेंस होती है। तो अब फिर से कंडक्टेंस जो है बढ़ने लगेगी, हालांकि वो उतने रेट से नहीं बढ़ेगी जितने रेट से इसके केस में बढ़ रही थी, बट बढ़ेगी। तो ये फिर से जो है बढ़ने लगी, और ये इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एक्यूरेटली बता सकती हूँ कि ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH निकाल सकती हूँ इक्वलेंस पॉइंट पे, N1V1 = N2V2 करके आई कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इफ आई हैव टू कैलकुलेट, या जिस भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना आई कैन डू दैट। डू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व एक ऐसे V के जैसे आता है। नहीं समझ आया वापस से सुन लो। HCl पहले एक्सेस अमाउंट में है, तो जो कंडक्टिविटी है वो H+ आयंस की वजह से ही होगी मेजरली, नो मैटर NaCl प्रेजेंट है या नहीं है, तो HCl की वजह से ही होगी। बट जैसे जैसे आप NaOH डालते रहोगे NaCl बनता रहेगा, बट NaCl की उतनी कंडक्टिविटी नहीं है जितनी H+ की, और H+ प्रेजेंट है अभी भी, बट H+ उतने नहीं है जितने इनिशियल थे, क्योंकि कुछ H+ यूज हो गए। तो कंडक्टिविटी इवेंचुअली डिक्रीज करती रहेगी टिल वी रीच अ पॉइंट जब सारे H+ खत्म नहीं हो जाते, और उसके बाद जब आप एक्सेस में NaOH डालेंगे तो कंडक्टिविटी OH- आयंस की वजह से होगी, और OH- आयंस सेकंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी रखते हैं, इसलिए फिर से कंडक्टिविटी आपकी जो है बढ़ने लगेगी। हालांकि वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से H+ के लिए बढ़ रही थी, बट बढ़ेगी। तो ये पॉइंट शार्पली हम जो निकालेंगे वही मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। बात क्लियर हुई? सो दीज आर व्हाट इज माई, एक तरीके से आप बोल लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम जो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का इस तरीके से जो है ग्राफ आता है। सेकेंड केस हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन का। स्ट्रॉन्ग एसिड वही HCl ले रही है, और वीक बेस लेट्स से मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ये आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड और वाटर देते हैं, ये हमें पता है। ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालूँ और HCl मैंने नीचे ले रखा है फ्लास्क में, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी में मेजर कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी बिकॉज ऑफ H+, एंड इवेंचुअली जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे कंडक्टिविटी घटने लगेगी बिकॉज H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी कंडक्टिविटी जो है अब डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। रीच अ स्टेज जब सारा HCl जो है यूज़ हो चुका है, जितना भी आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था वो भी यूज़ हो गया, और सिर्फ आपके पास अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो ये वाले जो लास्ट वैल्यू है वो सिर्फ कंडक्टेंस हुई अमोनियम क्लोराइड की, ना ऑब्वियसली वो सबसे कम होगी इनमें से। क्यों? क्योंकि HCl की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी है क्योंकि H+ आयंस है ना। अमोनियम क्लोराइड और वाटर के साथ साथ मैंने एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, बट क्योंकि अब देखो ये वाला स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट पे सारा HCl जो है यूज़ हो चुका है, सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो चुका है, आपके पास सिर्फ अमोनियम क्लोराइड और वाटर प्रेजेंट है। अब आप
ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता। अगर वो डिसोसिएट करेगा तो वो अमोनियम आयंस देगा और OH माइनस आयंस देगा, यही होगा जब अगर डिसोसिएट करेगा तो। बट क्योंकि सिस्टम में अमोनियम क्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि एक सॉल्ट है, यहाँ पर वो क्या लगा देगा, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से इसका जो डिसोसिएशन है वो घट जाएगा, हेंस जो ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे सकता था वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी अमोनियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो सिर्फ अमोनियम क्लोराइड वाली कंडक्टेंस ही हमारे पास रह जाएगी, कोई और कंडक्टेंस हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अब डिसोसिएट नहीं होगा, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है, यही वाला मेरा क्या बन जाएगा बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट। बोली बात क्लियर होगी। तो ये सेम क्यों रह रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सेम इसलिए रह रही है क्योंकि अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट नहीं कर पा रहा, वो अनडिसोसिएट फॉर्म में, आयंस ही नहीं दे रहा। आयंस सिर्फ कौन दे पा रहा है, ये अमोनियम और क्लोराइड, तो वो तो पहले ही थे, तो उतने ही कंडक्टेंस रहेगी। ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा बन गया कम बन गया, क्योंकि बेस तो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बात क्लियर हुई। चलिए सिमिलरली इसी तरीके से जो है अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड केस हम जो ले रहे हैं यहाँ पे, this is let's say weak acid and strong base. Strong base titration. जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन की बात करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीक एसिड मेरे पास एसिटिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास NaOH है। ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट और वाटर देंगे। बात क्लियर होगी। अगेन मैं इसको बेटा ब्यूरेट से ही डाल रही हूँ और इसको मैंने फ्लास्क में, कंडक्टोमेट्रिक फ्लास्क में ही लिया है, ठीक है। तो मैं अगेन ग्राफ ड्रॉ करना चाह रही हूँ यहाँ वॉल्यूम ऑफ NaOH वर्सेस कंडक्टिविटी का। इनिशियली कुछ नहीं होगा सिस्टम में, सिर्फ एसिडिक एसिड प्रेजेंट होगा, और एसिडिक एसिड क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एसिटेट आयन और H+ के आयंस पे जो है एसिड टूटेगा। बट ये H+ जितना दे रहा है वो कंप्लीट H+ तो नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ तो कम ही रहेगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट H+ है तो सही। तो इस वजह से कंडक्टेंस तो इसकी होगी बट वो काफ़ी कम होगी कंपेयर टू HCl। HCl की कंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वो पूरा टूट रहा था H+ में, बट ये नहीं टूटा तो इसकी कंडक्टेंस काफ़ी कम रहने वाली है। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे NaOH डालना शुरू किया। जैसे आप NaOH डालोगे ये एसिडिक एसिड जो है अब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा सोडियम एसीटेट एंड वाटर। बट NaOH तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो खत्म हो जाएगा, तो बीकर में खाली एसिडिक एसिड बचेगा और सोडियम एसीटेट बचेगा, है ना। बट अभी मैंने बहुत ज़्यादा सोडियम एसीटेट नहीं डाला है, कम ही है सोडियम एसीटेट, क्योंकि जस्ट मैंने 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या 5 बहुत ही कम NaOH ही डाला है। तो सोडियम एसीटेट है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सोडियम एसीटेट तो ऐसे टूटेगा। बट अगेन यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट तो वर्क कर ही सकता है, और जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट होगा एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन और कम हो जाएगा और H+ की कॉन्सेंट्रेशन घट गई, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही घटी वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लग गई। बट ये डिक्रीज सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही करेगी। उसके बाद जब एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई, तो सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है ही ना, ऐसा थोड़ी कि वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइट तो है ही स्ट्रॉन्ग। तो सोडियम एसीटेट की वजह से थोड़ा सा फिर कंडक्टेंस बढ़ने लगेगी। बट जब सोचो बढ़ने लगी, ठीक है, और जब सारा का सारा एसिटिक एसिड यूज हो गया तो सिस्टम में सिर्फ सोडियम एसीटेट रहा और उसकी कंडक्टेंस ये रही, और फिर आपने एक्सेस ऑफ NaOH डाल दिया। अब NaOH डाला तो OH- आ गया, और OH- तो सोडियम एसीटेट को बीट कर देगा ना ऑफकोर्स, तो कंडक्टेंस और शार्पली जो है इंक्रीज कर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाए, स्ट्रेट लाइन के जैसे नहीं आता, तो इसको बढ़ाते हैं ऐसे और इसको बढ़ाते हैं ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है यही वाला मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यार समझिए ये ABCD ये ऐसे 3 तरीके की लाइनें क्यों आ रही है। वैसे देखा जाए ये लाइन बहुत छोटी होती है, अगर आप बहुत अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे, मतलब बहुत डिटेल नहीं पढ़ रहे, तो कई जगह ये वाला डिप जो है, ये जो डिक्रीज है वो दिखाया भी नहीं जाता।
ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप वॉल्यूम किस स्केल में मेजर कर रहे हो। आपने सीधा 10 ml 20 ml का लिया या 5 ml 1 ml 2 ml सबका नोट कर रहे हो, तो 1-2 ml का नोट करोगे छोटा सा डिक्रीज आपको दिखेगा है ना। तो ये होती है मेरी शेप। अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हो, जो जनरली लोग जो है मतलब जो इंडियन ऑथर्स है उसमें ऐसे दिखाई जाती है। बहुत अच्छी किताबें देखोगे तो उसमें आपको एक ही डिब्बी नजर आएगा। एनीवेज, ये ए बी आपको क्या बता रहा है, ए बी जो है वो है मेरी डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट वर्क कर रहा है। और कॉमन आयन इफेक्ट क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि सोडियम एसीटेट अभी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं है। फिर BC जो है वो इंक्रीज इन कंडक्टिविटी दिखा रहा है, बिकॉज क्योंकि अब सोडियम एसीटेट काफी ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट तो है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी वजह से आयंस तो बनेंगे, तो कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी। और CD मुझे बता रहा है शार्प इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, और ये शार्प इंक्रीज कंडक्टिविटी में इसलिए देखने को मिला है बिकॉज ऑफ NaOH, क्योंकि आपने एक्सेस में डाला। मतलब ये वो वाला पॉइंट है जब आपका जो है पूरा एसिटिक एसिड यूज हो गया और NaOH एक्सेस में हो गया, तो दिस इज बेसिकली व्हेन ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। और ये पूरा जो है ये आपका एसिटिक एसिड का यूजेस दिखा रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है जब NaOH एक्सेस में हो रहा है, ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा? इक्विवेलेंस पॉइंट। बात क्लियर हो गई? गुड। तो 3 टाइट्रेशन कर्व्स आप लोगों ने यहाँ देख लिए हैं। अब हम आते हैं चौथे कर्व पे, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस में हमारे पास लेट्स से एसिटिक एसिड है, साथ में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ले लिया। ठीक है, तो ये मुझे देगा अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। अगेन इसको मैं ब्यूरेट से ही डाल रही हूं, तो ये मेरा बना इस तरीके से। यहां पर हो गया वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन आई एम पुटिंग कंडक्टिविटीज। Now in this case what is important is कि सबसे पहले इनिशियली आपके पास सिर्फ एसिटिक एसिड होगा, जो ऑफ कोर्स वीक एसिड है, पूरा डिसोसिएट नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस तो होगी पर बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। और उसके बाद जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने लगेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड को क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा और अमोनियम एसीटेट बनाएगा। अब अमोनियम एसीटेट तो बहुत अच्छा सॉल्ट नहीं है, है ना, क्योंकि वीकर कंपोनेंट्स है उसके अंदर दोनों, और एसिटिक एसिड भी वीकर है, बट फिर भी दोनों के अंदर क्योंकि एसीटेट आयन कॉमन है, तो एसीटेट आयन कॉमन होने की वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो थोड़ा सा डिप एसिटिक एसिड में दिख जाएगा मुझे। ठीक है, बट एक बार ये डिप हो गया, मतलब अमोनियम एसीटेट आपको ठीक ठाक अमाउंट में बन गया, तो अमोनियम एसीटेट के आयंस की वजह से थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत शार्पली नहीं बढ़ेगी बट थोड़ी सी बढ़ेगी। एंड इवेंचुअली जब थोड़ी सी बढ़ गई, उसके बाद जब सारा एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा पिक्चर में, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, बिकॉज अमोनियम एसीटेट जो है वो ऑलरेडी अमोनियम आयंस और एसीटेट आयंस में टूट रहा है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप एक्सेस में डाल रहे हो, और एक्सेस में जो है वो टूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे फिर से कॉमन आयन इफेक्ट होकर रिएक्शन पीछे जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन जो कंडक्टिविटी है वो सेम की सेम रहेगी, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस पॉइंट। तो आप देख रहे हैं, अब वीक एसिड वीक बेस के लिए भी इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल पा रहे हैं, जो कि पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन या इंडिकेटर वाले मेथड से काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनसे जो H+ और OH- आयंस मिल रहे होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होती है ना। तो इन अ वे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ वेरी बेटर वर्जन फॉर टाइट्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? वैसे थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो 1-2 बार आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल ये नहीं है, बस सारा फैक्ट ये है कि आपको कंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, राइट। चलिए केस 4। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं और बताने वाली हूँ यहाँ पे, वो है केस 5। ये है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है, और उसे आप टाइट्रेट कर रहे हो विद
एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो लेट्स से आपके पास HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर है और द एंटायर मिक्सचर इज बीइंग टाइट्रेटेड विद, दिस एंटायर मिक्सचर इज पुट इन द फ्लास्क एंड इज टाइट्रेटेड विद strong base like NaOH which is being added from the burette, right? तो obviously strong base जो है सबसे पहले strong acid जितने भी H+ दे रहा है उसको नलीफाई करेगा, उसके बाद वो strong जो weak acid जो H+ दे रहा है उसको नलीफाई करेगा। obviously क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा H+ तो strong acid ही दे रहा होगा, तो सबसे पहले तो वो H+ खत्म होंगे, उसके बाद वो वाले H+ जो है खत्म होंगे जो weak acid से होते हैं। मतलब सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला काम होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का टाइट्रेशन किसके साथ, NaOH के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की वजह से काफ़ी कंडक्टिविटी होगी, H+ आयंस तो है ही ज़्यादा बिकॉज HCl प्रेजेंट है, बट इवेंचुअली H+ की कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम HCl डिक्रीज होती जाएगी तो कंडक्टिविटी घटती जाएगी। तो दिस इज डिक्रीज बिकॉज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम HCl। अब इस पॉइंट के बाद HCl सारा खत्म हो चुका है और सिर्फ एसिटिक एसिड और NaOH का रिएक्शन होगा, और एसिटिक एसिड NaOH का ग्राफ तो हम पहले देख ही चुके हैं। तो एसिटिक एसिड NaOH में सबसे पहले एक कॉमन आयन की वजह से डिप आएगा, फिर थोड़ा इंक्रीज आएगा बिकॉज अब सोडियम एसीटेट बनने लग गया है, और फिर थोड़ा और इंक्रीज आएगा एंड दैट्स बिकॉज आपके पास NaOH जो है अब आप एक्सेस में डाल रहे हैं लाइक दिस। तो दिस इज एक्चुअली द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर HCl। HCl खत्म यहाँ हो रहा है और आपका पूरा का पूरा जो वो है एसिटिक एसिड वो यहाँ खत्म हो रहा है। तो दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर एसिटिक एसिड। तो यहाँ से आप इतना वॉल्यूम ऑफ H+ चाहिए, इतना वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए HCl को खत्म करने के लिए, और यहाँ से यहाँ इनिशियल से यहाँ इतना वॉल्यूम एसिटिक एसिड को खत्म करने के लिए और HCl को दोनों को खत्म करने के लिए, और इन दोनों के जो डिफरेंस है उतना वॉल्यूम जो चाहिए वो चाहिए मुझे सिर्फ एसिटिक एसिड को खत्म करने के लिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? बात क्लियर होगी? तो ये हमारे पास 5 केसेस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। बट ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कंडक्टोमेट्रिक में आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही कर सकते हो, आप बहुत बार जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की भी टाइट्रेशन जो है यहाँ कर सकते हो। एक एग्जांपल देती हूँ मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की टाइट्रेशन का, जो कि टाइट्रेशन जनरली जो है बाकी और टाइट्रेशन मेथड से नहीं परफॉर्म की जा सकती बट कंडक्टोमेट्रिक से करी जा सकती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेट्स से एक सॉल्ट है AB, वो रिएक्ट कर रहा है नेदर सॉल्ट CD के साथ टू फॉर्म AD एज अ प्रेसिपिटेट प्लस BC इन द सोल्यूशन। तो AC एज अ प्रेसिपिटेट, AD एज अ प्रेसिपिटेट बन गया है। तो इस प्रोसेस में आप देखो कि A+ और ये C+ है, ये A+ और C+ आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और जब A+ और C+ एक्सचेंज हुए, अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, एक तरीका है बोलने का कि A ने C को रिप्लेस किया और दूसरा तरीका है बोलने का C ने A को रिप्लेस किया। दोनों ही तरीके सही है, लेकिन जरा सोचो, अगर मैं बोलूँ A ने C को रिप्लेस किया तो A जब C को रिप्लेस करेगा तो AD बनाएगा, और AD तो बैठ गया, प्रेसिपिटेट है, तो कंडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, समझे? बट वहीं पे अगर मैं बोलूं कि C ने A को रिप्लेस किया, तो जब C A को रिप्लेस करेगा तो वो BC बनेगा या CB बनेगा। इसको BC ना लिख के CB लिख दो, क्योंकि C+ है, B- है ना, तो CB बनेगा, और CB कंडक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ये सॉल्ट एक्वस मीडियम में, समझ रहे हो? तो मैं इसे यहाँ ये बोलूंगी कि C+ हैज रिप्लेस्ड A+ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि A+ हैज रिप्लेस्ड A+, बिकॉज A+ ने C+ को रिप्लेस करा। मैं ऐसे देखूंगी तो वो जो चीज बना रहा है वो कंडक्शन में, कंडक्टिविटी में हेल्प नहीं करी, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में बैठ गया। तो मैं बोलूंगी C+ हैज एक्चुअली रिप्लेस्ड A+। तो अब जरा सोच लो, साइज क्या है, साइज ऑफ C+ और A+ में किसका साइज बड़ा है? C+ का साइज बड़ा है A+ से, या फिर साइज C+ और A+ का अप्रोक्सीमेटली सेम है, या फिर यहां लिख देते हैं साइज C+ का छोटा है E+ से, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।
तो जरा सोचो, C प्लस ने रिप्लेस करा A प्लस को, मतलब A प्लस गायब हो गया, C प्लस आ गया, और C प्लस का साइज बड़ा है। C प्लस का साइज बड़ा होगा मतलब उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे C प्लस आता रहेगा कंडक्टेंस क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पहले आपको डिक्रीज दिखेगा, उसके बाद आपको इंक्रीज नजर आएगा, इंक्रीज या सेम जो भी है डिपेंडिंग अपॉन सॉल्ट, बट पहले डिक्रीज दिखेगा। अब अगर सपोज दोनों की जो है वो सेम रही तो C ने A को रिप्लेस करो, उससे कंडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में सारे चेंज नजर आएंगे। और अगर सपोज C प्लस का साइज छोटा है तो C प्लस आया मतलब कंडक्शन बढ़ेगी, तो इंक्रीज होके फिर सारे चेंज जो है वो मुझे नजर आएंगे, मतलब कांस्टेंट के या इंक्रीज के या डिक्रीज के जो भी है वो वहां से नजर आएंगे। तो आपको ये वाली चीज जो है ना इसको नोटिस करना है, इस वाली चीज को नोटिस करना है, समझ रहे हो? इसके आगे वाली चीज जो है वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगी क्योंकि आप आयंस बना रहे हो, है ना, तो वो तो मतलब एक सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट आयनिक सॉल्ट है तो उसकी वजह से आयंस बढ़ेंगे। बट सिंपली इनिशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा वो हम देखेंगे कि जो आ रहा है उसका साइज क्या है, मतलब जो बड़ा आ रहा है छोटे को रिप्लेस करने, तो बड़ा आया तो घटेगी कंडक्टेंस, जो जिसको रिप्लेस कर रहा है सेम साइज का कंडक्टेंस सेम रहेगी, और जो आया वो छोटे साइज का तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी और फिर आगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन में भी आप आराम से इक्विवेलेंस पॉइंट को जो है जज कर सकते हो। यहाँ तक बात खत्म हुई। तो यहाँ पर हम जो कंडक्टेंस वाला पोर्शन है उसे खत्म कर रहे हैं। मेरे लिए आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ओवर हो चुका है, बट अगर आप किताबें देखेंगे तो आपको लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में जाके थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन दिखेगा अबाउट द बैटरीज। वो वाला पोर्शन आपको स्किप नहीं करना है, मेरे पढ़ाने के लिए वो वाला पोर्शन नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट कि आपको हर तरीके की जो भी बैटरीज होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनकी रिएक्शंस को याद रखना है। मतलब लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन को, मरकरी सेल की बैटरी की सेल के रिएक्शंस को, ड्राई सेल के रिएक्शंस को, फ्यूल सेल के रिएक्शंस को, मेजरली जो मैंने बोला उनको ध्यान रखिए, क्या क्या, फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, मरकरी सेल एंड ड्राई सेल, इनकी रिएक्शंस दे रखी हैं एनसीईआरटी में भी दी, आपके आईएएस की बुक में भी होगी। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं है तो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें भी है। तो उस वाले रिएक्शंस को आप अपने दिल से याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, दे आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाए नहीं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो पढ़ाए इसलिए नहीं क्योंकि वो रिएक्शंस है जो आपको याद करनी है, मैंने बोर्ड पे लिख देनी है, उसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ दैट यू हैव टू याद करना है, वो हैव टू रट्टाफाई दोज रिएक्शन, दो देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड नो शॉर्टकट्स फॉर दैट। वो रटना ही रटना पड़ेगा और वो इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में हो सकता है आपको सेल रिएक्शन ना दिया जाए, बोल दिया जाए लेड स्टोरेज बैटरी का सेल है, तो आपको जब पता ही नहीं सेल क्या है तो आप नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे उसकी, है ना, क्या उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दोगे, नहीं दे सकते। तो जो स्टैंडर्ड सेल्स दे रखे हैं वो आपको याद करने ही करने हैं। डोंट वरी, इन माय नोट्स आई हैव गिवन दोस सेल्स, इफ यू वांट टू रीड इट फ्रॉम देयर, रीड इट फ्रॉम देयर, इफ नॉट रीड इट योर एनसीईआरटी, रीड योर आईएससी बुक, व्हाटएवर, बट रिमेंबर दोस, राइट। बट फॉर मी जो भी समझाने का पोर्शन था, न्यूमेरिकल पोर्शन था, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वो सारा मैंने जो है कवर करा दिया है। अब जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो असाइनमेंट है उसे स्टार्ट कर दीजिए। बात क्लियर हुई?